नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन 7,721 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश। वेल में घुसा विपक्ष। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन पर पटल पर रखा है। इसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पूर्व सोमवार को दिन के 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू की गई थी। सदन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष पहले सदन के बाहर सीढ़ियों पर नारेबाजी करता रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायक वेल तक पहुंच गए। यहां भी वे लगातार नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के दौरान लगातार हंगामा होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि अगर सदस्यों को हंगामा करना ही है तो सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उन्होंने बताया कि इस तरह का आचरण सदन की कार्यवाही को प्रभावित करता है। इसके बाद भी विधायक नहीं माने, जिसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धान खरीदी के मामले को उठाया। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र, सदन के बाहर विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी, कहा सरकार पूरी तरह से फेल है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हाथों में तख्ती लिए छात्रवृत्ति, किसानों के धान खरीद का समर्थन मूल्य 3200 रुपए करने सहित कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे विधायकों ने राज्य के छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के लिए दोषी मानते हुए सरकार से अतिशीघ्र भुगतान करने की मांग कर रहे थे। साथ ही किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए विपक्ष धान खरीद के समर्थन मूल्य 3200 रुपए करने का दबाव बनाते नजर आए। विधानसभा परिसर में नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायक सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय में किसान और छात्र बेहद ही परेशान हैं। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को धान खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया गया था। आज 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद करने का वादा सरकार भूल गई है, जिस कारण से किसान औने पौने दाम में धान बिचौलियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य के छात्र भी बेहद परेशान हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू। सोहराय में 2 दिन छुट्टी देने पर हो सकता है फैसला। पेशा नियमावली को भी मिल सकती है मंजूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज जनजातीय समुदाय को एक और बड़ी सौगात दे सकती है। आज हो रही कैबिनेट बैठक में सोहराय पर्व पर 2 दिनों के अवकाश को मंजूरी देने पर निर्णय संभावित है। इससे पहले राज्य सरकार ने सरहुल और करम जैसे प्रमुख जनजातीय त्योहारों पर भी 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया था। आज की बैठक में सोहराय अवकाश प्रस्ताव के साथ पेशा एक्ट से जुड़े नियमावली भी कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सोहराय पर्व झारखंड के आदिवासी समाज का एक प्रमुख त्योहार है। समुदाय की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार 2 दिन का अवकाश देने पर सहमति बना सकती है। यदि कैबिनेट मंजूरी देती है तो राज्य सरकार में जनजातीय त्योहारों के सम्मान को बढ़ावा देने वाला एक और महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। सोहराय के साथ साथ बैठक का दूसरा अहम एजेंडा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक्ट से जुड़ी नियमावली है। इसे झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत लागू करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति ली जा सकती है। सरकार के अनुसार पेशा नियमावली लागू होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिक अधिकार और सहभागिता मिल सकेगी, जिससे आदिवासी स्वशासन को मजबूत आधार मिलेगा। गोवा नाइट क्लब हादसा। झारखंड के 3 युवकों के पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए। एयरपोर्ट पर चीख पुकार। गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग में झारखंड के 3 युवकों की मौत ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया है। हादसा शनिवार देर रात हुआ था, जिसमें लगभग 25 लोगों की जान चली गई थी। सोमवार दोपहर झारखंड के तीनों मृतकों के पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए हैं। जैसे ही शव एयरपोर्ट पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे एयरपोर्ट परिसर में मातम छा गया और कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े हैं। मृतकों में रांची जिला के लापुंग प्रखंड स्थित फतेहपुर गांव के 2 सगे भाई प्रदीप महतो 24 वर्षीय और विनोद महतो 22 वर्षीय शामिल हैं। दोनों धनेश्वर महतो के बेटे थे। तीसरे मृतक मोहित मुंडा 22 वर्षीय खुंटी
खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव के रहने वाले थे। तीनों गोवा के एक रेस्टोरेंट में शेफ और कुकिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। परिजनों के अनुसार तीनों कुछ महीने पहले ही रोजगार के लिए गोवा गए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना देख रहे थे। रांची एयरपोर्ट पर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित भी पहुंचे। इसी दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की भी एयरपोर्ट पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल 3 परिवारों का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का दुख है। बंधु तिर्की ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। चमरा लिंडा बोले, तकनीकी गड़बड़ी जिम्मेदार, जल्द दिल्ली जाएंगे। झारखंड के छात्रों को मिल रही छात्रवृत्ति में देरी को लेकर राज्य में लगातार विरोध और सवाल उठ रहे हैं। इस बीच राज्य के विधायक चमरा लिंडा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी का मुख्य कारण तकनीकी खराबी है, जिसे ठीक करने की प्रक्रिया जारी है। चमरा लिंडा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार के पास छात्रवृत्ति के लिए फंड उपलब्ध है, लेकिन यह फंड तभी रिलीज होता है जब केंद्र सरकार अपने हिस्सेदारी राज्य को भेजती है। उनके अनुसार भुगतान प्रक्रिया तकनीकी स्तर पर अटकी हुई है और इसे तेज करने के लिए जल्द ही दिल्ली जाकर संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे चिंतित न हो। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही भुगतान प्रक्रिया को सुचारू कर दिया जाएगा। छात्रों द्वारा सोशल मीडिया और कॉलेज परिसरों में उठाए जा रहे सवालों के बाद सरकार के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द व्यवस्था सामान्य हो और छात्रवृत्ति उनके खातों में पहुंच सके। खलिहान में धान खाने आया था हाथियों का झुंड, भगाने आई महिला को कुचलकर मारा। खूंटी से जंगली हाथियों के आतंक का एक मामला सामने आया है, जहां रविवार देर रात रनिया प्रखंड के डिगरी डहटोली गांव में हाथियों के झुंड ने एक 60 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला की पहचान पड़हा राजा पुजार कोंगाड़ी की पत्नी मरियम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का झुंड गांव के खलिहानों में रखा धान खाने पहुंचा था, जिसकी आवाज सुनकर मरियम कोंगाड़ी घर से बाहर निकली थी और निकलते ही हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हाथियों का झुंड जंगल की ओर लौट चुका था। शीतलहर की चपेट में पूरा झारखंड, अगले 5 दिन तक मौसम रहेगा शुष्क। 4 डिग्री पहुंचा रांची के कांके का पारा। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। सुबह की कोहरे भरी हवा और देर शाम ठंडी हवा लोगों को कपकपी महसूस करा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में फिलहाल कोई प्रमुख मौसमी प्रणाली सक्रिय नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपरी हिस्सों में टर्फ के रूप में मौजूद जरूर है, लेकिन इसका झारखंड के मौसम पर सीधा असर नहीं पड़ रहा है। दिन में हल्की धूप मिल रही है, हालांकि सुबह और रात की ठंड सामान्य से ज्यादा महसूस हो रही है। अगले 5 दिन मौसम इसी तरह स्थिर और शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। यह इस सीजन का अब तक का सबसे कम पारा है। रांची में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। वहीं कांके का पारा 4 डिग्री के करीब है। बोकारो, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में भी रात का तापमान सामान्य से कम रहा है। गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा में गिरावट सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। इन जिलों में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकांश जिलों में दिन का पारा 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के समय रांची, धनबाद और बोकारो में हल्की धुंध दिखी है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ आसमान साफ रहा। पलामू में बच्चे के इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म, झोलाछाप डॉक्टर ने घर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। पलामू के छतरपुर में एक झोलाछाप डॉक्टर ने बच्चे के इलाज के बहाने एक महिला से दुष्कर्म किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह घटना 5 दिसंबर को हुई थी, जिसकी शिकायत महिला ने 7 दिसंबर को दर्ज कराई है। पीड़िता अपने बच्चे के साथ नौडीहा बाजार स्थित अपने ससुराल में रहती है। उसके पति बाहर काम करते हैं। बच्चे की तबीयत खराब होने पर वह अक्सर छतरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हुटुक गदाग में संजय कुमार के क्लिनिक में इलाज कराती थी। 5 दिसंबर को भी बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर वह संजय कुमार के पास पहुंची। संजय कुमार ने बच्चे को देखकर कहा कि उसे सर्दी हो गई है और मशीन से भाप देना पड़ेगा। उसने पीड़िता से कहा कि मशीन उसके क्लिनिक के बगल वाले घर में है, इसलिए उसे बच्चे के साथ वहीं चलना होगा। घर ले जाकर संजय कुमार ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को किसी को न बताने की धमकी भी दी थी।
जमुआ पाचंबा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बैलगाड़ी चालक और 2 बैलों की मौके पर मौत, ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। गिरिडीह के जमुआ पचंबा मुख्य मार्ग पर घोरंजो के पास देर रात एक सड़क हादसे में बैलगाड़ी चालक मोहन यादव और उनके 2 बैलों की मौके पर मौत हो गई। यह घटना देर रात हुई है, जिससे क्षेत्र में दुख का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहन यादव कारोडीह से अपने घर घोरंजो लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बैलगाड़ी को एक तेज रफ्तार अलकतरा लदी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था और उसने सीधे बैलगाड़ी को टक्कर मार दी है। हादसे की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव और मृत बैलों को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। हादसे में मृत बैलों की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हादसे की खबर फैलते ही मृतक के परिजनों में दुख व्याप्त हो चुका है। उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच चुके हैं। बहराबाद पंचायत के मुखिया सागर राणा ने बताया कि मृतक मोहन यादव बेहद गरीब परिवार से थे और बैलगाड़ी चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके छोटे बच्चे हैं और परिवार अब असहाय हो चुका है। मुखिया ने यह भी बताया कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक और चालक को पकड़ लिया है। प्रशासन द्वारा मुआवजा दिलाने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। जैक ने 2026 परीक्षा के लिए फीस बढ़ाई है और पहली बार ऑनलाइन फॉर्म चार्ज लागू किया। अब छात्रों को रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म पर 30 रुपए अलग से देने होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साल 2026 की परीक्षाओं के लिए शुल्क संरचना में बदलाव किया है। अब छात्रों को पंजीकरण और परीक्षा आवेदन जमा करते समय अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहली बार जैक ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए अलग से फीस तय की है। नई व्यवस्था के मुताबिक एक छात्र को रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जाम फॉर्म के लिए 30 रुपए अलग से देने होंगे। यह शुल्क केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लिया जाएगा। अब तक राज्य में लगभग 8 सालों से आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए कभी भी विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया गया था। जैक के इस नई फीस के राज्य के लगभग 8 लाख छात्र प्रभावित होंगे। अनुमान है कि इस बदलाव से परिषद को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रांची, धनबाद, लातेहार समेत कई जिलों में हर दिन चल रहा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। झारखंड की राजधानी रांची और कोयला नगरी धनबाद, लातेहार समेत झारखंड के कई जिलों में हर दिन पुलिस एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान ने आम नागरिकों की भी सुरक्षा की भावना को काफी मजबूत किया है। जिले के एसएसपी व एसपी के निर्देश पर यह अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर रोक और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान अब केवल विशेष अवसरों पर नहीं बल्कि हर दिन शाम से देर रात तक चलाया जा रहा है। पुलिस टीम मुख्य सड़कों, चौक चौराहों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे और भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में सघन जांच कर रही है। अभियान के दौरान हजारों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट वाले, फर्जी या संशोधित नंबर वाले और बिना वैध दस्तावेजों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनकी पहचान की पुष्टि कर रही है। उनके पहचान पत्र और मोबाइल की भी जाँच की जा रही है। श्रवण जालान के ठिकानों पर एसीबी की रेड, आईएएस विनय चौबे से है कनेक्शन। झारखंड एसीबी की टीम एक बार फिर एक्शन मोड में है। एजेंसी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के घर और ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर रेड मारी है। एसीबी ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित श्रवण जालान के राड़ी सती प्लाई एंड डेकोर नाम के प्रतिष्ठान पर भी रेड की है। जिस मामले में श्रवण जालान के ठिकानों पर रेड हुई है वह आईएएस विनय चौबे के शराब घोटाला केस से जुड़ा हुआ है। एसीबी को इस बात की जानकारी मिली कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है। इससे पहले एसीबी की टीम ने रविवार को विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही एजेंसी ने विनय चौबे के करीबी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में बिहार के लखीसराय में भी छापेमारी की थी। गोवा रूफ कोलैप्स हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने पीएम से 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। झारखंड के मृतकों के परिवार को 4 लाख सहायता मिलेगी। गोवा में रूफ कोलैप्स हादसे में झारखंड के 3 लोगों की मौत की खबर के बाद राज्य में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस घटना पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह घटना बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि मृतकों के परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कहा कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इरफान अंसारी ने कहा कि वे जल्दी झारखंड में मौजूद रूफटॉप इवेंट स्पेस और संरचनाओं की स्वयं जांच करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र, बाबूलाल ने छात्रवृत्ति और धान खरीद का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायकों का
चर्चा की मांग को लेकर वेल में हंगामा। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 12 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू की गई। शून्यकाल में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने और किसानों की धान खरीद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कई महीनों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। वे फीस जमा करने के लिए होटल में प्लेट धोने का काम कर रहे हैं। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि किसान धान काट कर घर से लाए हैं और मजबूरन उन्हें बिचौलियों को 15 से 16 रुपए किलो धान बेचना पड़ रहा है। सबसे पहले इस पर चर्चा की जानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शून्यकाल में जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, सरकार के पदाधिकारी उसके जवाब भी नहीं देते हैं। इस बीच भाजपा के सभी विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। बीजेपी विधायक छात्रवृत्ति और धान खरीद पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हंगामा होता देख विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि शून्यकाल को बाधित करना उचित नहीं है। इसके बावजूद भाजपा विधायक वेल में हंगामा करते रहे। मौत से आमना सामना। बगोदर में ट्रैक्टर इंजन के नीचे फंसा चालक, आधे घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू। रविवार शाम बगोदर सरिया रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सड़क पर ट्रैक्टर का भारी इंजन अचानक पलट गया, जिससे चालक उसके नीचे दब गया। हालात इतने गंभीर थे कि युवक करीब आधे घंटे तक इंजन के नीचे फंसा रहा, लेकिन समय रहते सही कदम उठाए जाने से उसकी जान बच गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी, लेकिन लोगों ने मोबाइल की रोशनी से पूरे इलाके को उजाला कर दिया था। इसी बीच सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनय कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल किरान मंगवाया गया, फिर जुगाड़ और तकनीक की मदद से धीरे धीरे ट्रैक्टर इंजन को उठाया गया और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गिरिडीह में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला, पांव के नाखून गायब, बाइक बरामद, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के जगसिमर गांव में रविवार देर शाम में युवक की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान जगसिमर गांव के रहने वाले 33 वर्षीय उपेंद्र यादव के रूप में की गई है। रविवार की शाम वह चतरो बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान फतेहपुर भेलवा घाटी मुख्य सड़क पर देवरी थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया था। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से कई संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। उपेंद्र की बाइक मौके से गायब थी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा उनके एक पैर का नाखून भी नहीं मिला है, जिससे ग्रामीणों और परिजनों का शक और गहरा गया है। उनका कहना है कि मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं बल्कि हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी टकराव के बाइक का गायब होना और शरीर पर मिले चोट के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और इस मामले की गहराई से जांच की मांग की है। IIT ISM धनबाद का शताब्दी समारोह कल, गौतम अडानी होंगे मुख्य अतिथि। सप्ताह भर चला जश्न, उपलब्धियों से भरा रहा सफर। IIT ISM धनबाद अपने गौरवशाली सफर के 100 साल पूरे कर रहा है। देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में शामिल यह संस्थान 9 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस शताब्दी समारोह के रूप में मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम में उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे छात्रों और शोधकर्ताओं को संबोधित करते हुए संस्थान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संदेश देंगे। समारोह में संस्थान की 100 साल की यात्रा, उपलब्धियां और अगले शताब्दी के लक्ष्य का खाका पेश किया जाएगा। इस दौरान कैंपस में नवाचार, रिसर्च, स्टार्टअप, अलुमनाई नेटवर्क और तकनीकी प्रगति से जुड़े कई थीम आधारित आयोजन किए गए हैं। GRD में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का जलवा, मुर्गा ट्रॉफी में दिखेंगे JFC के नन्हे फुटबॉलर। जमशेदपुर के लिए फिल्मी रोमांच लेकर आया है। GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और टाटा फुटबॉल अकादमी भोजपुरी फिल्म मुर्गा ट्रॉफी की शूटिंग से जगमगा उठा है। जैसे ही भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सेट पर पहुंचे, फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और सितारे को एक नज़र देखने की होड़ लग गई। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुंबई के कलाकारों की जगह जमशेदपुर FC JFC यूथ के बच्चों को अभिनय का अवसर दिया गया है। JFC का नन्हा खिलाड़ी पीयूष महतो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही JFC यूथ की अंडर 14 टीम भी फिल्म का हिस्सा बनी है। टीम के कोच राहुल राज, कुंदन चंद्रा, अरशद हुसैन और रामकृष्ण भी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी झारखंड के एक ग्रामीण बच्चे के फुटबॉल स्टार बनने के संघर्ष और सपने पर आधारित है। निर्देशक शशि वर्मा बवाल और शोरगुल फेम के निर्देशन में बन रही है। यह फिल्म झारखंड के स्थानीय प्रतिभा को बड़ा मंच दे रही है। इंस्टाग्राम की दोस्ती बना जाल, 12वीं की छात्रा से 10 लाख के जेवरात की ठगी।
राजधानी रांची में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा से कथित रूप से ब्लैकमेल कर करीब 10 लाख रुपए के सोने और हीरे के आभूषण ठगे गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में आरोपी अभिमन्यु चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी जोड़ा तालाब रोड नंबर 4 का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा के अनुसार उसकी आरोपी युवक से पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। पहले दोनों के सामान्य बातचीत होती रही, फिर आरोपी ने विश्वास जीतने की कोशिश शुरू की। पहले आरोपी ने छात्रा से 5,000 रुपये उधार मांगे। इसके बाद उसने एक नकली HIV रिपोर्ट दिखाकर कहा कि वह HIV पॉजिटिव है और इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहता है। जब छात्रा ने बाद में अपने पैसे और गहनों की मांग की तो आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने दावा किया कि उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली हैं और उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर देगा। डर और बदनामी के कारण छात्रा ने उसे और भी ज्वेलरी दे दी। अब तक छात्रा आरोपी को लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात दे चुकी है। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि 1 दिसंबर को आरोपी ने उसे डिस्टिलरी पुल के पास बुलाया था। वहां उसने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसका गला पकड़ा और जान से मारने व रेप की धमकी दी। इसी दौरान आरोपी छात्रा के गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गया। लालपुर थाना ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रांची के दलादली OP इलाके में मां दुर्गा मंदिर में चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात। रांची के दलादली OP क्षेत्र में स्थित मां दुर्गा मंदिर में देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर मंदिर के अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा पर लगे आभूषण लेकर फरार हो गया। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस चोरी की घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज में चोर की तस्वीर साफ नजर आ रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चोर ने चोरी करने से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को प्रणाम किया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। खुंटी में मुरहू थाने के सरकारी जीप चालक की मौत, स्कूल बस से आमने सामने टक्कर। खुंटी के मुरहू चौक स्थित छठ घाट के पास रविवार देर शाम में गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मुरहू थाना की सरकारी जीप और ब्रिजफोर्ड स्कूल नामकुम की बस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में सरकारी जीप चालक 55 वर्षीय हनको उराव की उपचार के दौरान सदर अस्पताल खुंटी में मौत हो गई है। हनको उराव नगरी थाना क्षेत्र के दलादली बगीचा टोली के रहने वाले थे और 3 साल से मुरहू थाना में चालक के रूप में सेवा दे रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना के समय चालक हनको उराव पुलिस लाइन खुंटी से खाली जीप लेकर मुरहू लौट रहे थे। उसी दौरान पंचघाघ से पिकनिक मनाकर रांची जा रही ब्रिजफोर्ड स्कूल की बस छठ घाट के पास जीप से टकरा गई। बस में मौजूद बच्चे और शिक्षक सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टक्कर के प्रभाव से बस का अगला हिस्सा और शीशे टूट गए, जबकि जीप का फ्रंट हिस्सा बुरी तरह दब गया। हादसे के बाद हनको उराव जीप में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रांची में फर्जी RTO चालान लिंक से 4,28,000 की साइबर ठगी, टाटी सिल्वे निवासी पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। रांची में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर चालाकी भरा तरीका अपनाकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। टाटी सिल्वे के पॉल तिग्गा नामक व्यक्ति के साथ 4,28,000 रुपए की अवैध निकासी की गई है। यह ठगी एक फर्जी RTO चालान के नाम पर भेजे गए AP के लिंक के जरिए की गई थी। पीड़ित पॉल तिग्गा ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में RTO चालान नाम से एक संदिग्ध AP के फाइल भेजी गई थी। इसे वास्तविक चालान समझकर उन्होंने लिंक को खोल दिया है। लिंक इंस्टॉल होते ही उनके बैंक खाते से बड़ी राशि गायब हो गई थी। घटना के बाद पॉल तिग्गा ने साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल की टीम मामले की जांच में जुट गई है और तकनीकी आधार पर अपराधियों का सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। 1971 युद्ध में शहीद माइकल मिंज का परिवार बदहाल, 54 साल के बाद भी सरकारी सुविधाओं से वंचित, जमीन पर कब्जा प्रशासन से गुहार। चतरा के टंडवा प्रखंड के खंदार गांव में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीद हुए माइकल मिंज का परिवार आज भी बदहाली में जीवन यापन कर रहा है। देश के लिए बलिदान देने के 54 साल बाद भी इनका परिवार सरकारी दावों के विपरीत मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शहीद माइकल मिंज को भारत सरकार ने 16 दिसंबर 1999 को सर्वोच्च बलिदान सम्मान से सम्मानित किया था। हालांकि उनके परिवार को अब तक न तो सरकार द्वारा घोषित 5 एकड़ जमीन मिली है और न ही किसी सदस्य को सरकारी नौकरी। परिवार आज भी मिट्टी के कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। शहीद की बहू पुष्पा एक्का और पोते सुमित मिंज ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुष्पा एक्का ने बताया कि परमवीर अल्बर्ट एक्का को बचाने के दौरान शहीद हुए माइकल मिंज की पत्नी अलबीना तिर्की को तत्कालीन बिहार सरकार ने पटना के लोहिया नगर में एक फ्लैट दिया था। उस फ्लैट पर आज किसी दबंग का कब्जा है। इसके अलावा
खंडवा स्थित बहेरा पंचायत में दी गई 5 एकड़ जमीन भी परिवार को नहीं मिल पाई है। शहीद की पत्नी की मृत्यु के बाद उन्हें मिलने वाला पेंशन भी बंद हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। टाटा जू में 10 कृष्ण मृगों की मौत, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का कहर। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में कृष्ण मृगों पर घातक बीमारी का प्रकोप सामने आया है। 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच पार्क में 10 कृष्ण मृगों की मौत हो चुकी है। आखिरी मृत्यु शनिवार को दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये मौतें हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी कि गलघोटू बीमारी से हुई है, जिसका कारण बैक्टीरिया बताया जा रहा है। जो प्रबंधन के अनुसार पार्क में कुल 18 ब्लैक बग थे, जिनमें से अब केवल 8 ही बचे हैं। स्थिति गंभीर होने पर बाड़ों में एंटीबैक्टीरियल दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। साथ ही रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान को भी सतर्क कर दिया गया है। टाटा जू के डिप्टी डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया कि पहली मौत 1 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद हर दिन एक नया मामला सामने आता गया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया और उनके नमूने जांच के लिए रांची वेटनरी कॉलेज भेजे गए। कॉलेज की पैथोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रज्ञा लखड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पास्चुरेला बैक्टीरिया की ही पुष्टि की गई है। 17वीं झारखंड क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम की महिलाएं चैंपियन। लातेहार के महुआ डांड में 7 दिसंबर को आयोजित 17वीं झारखंड क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में महिला वर्ग की धावकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने समूह में चैंपियन का खिताब हासिल किया है। महिला समूह में बा माई तिरिया, दिल की पारेया, सावित्री गुइया, सुनीता देवी और सनम बारला थी। वहीं पुरुष वर्ग के 10 किलोमीटर दौड़ में लालू कालुंडिया ने कांस्य पदक जीता है, जबकि अंडर 16 बालिका वर्ग की 2 किलोमीटर दौड़ में पूजा महतो ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। अंडर 20 बालक वर्ग में मांगो इचागोटू चौथे और सन्नी कोड़ा 5वें स्थान पर रहे हैं। अंडर 20 बालिका वर्ग में चोमन सुंडी 5वें स्थान पर रही हैं। रांची में 22 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के लिए लालू कालुंडिया, बामाई तिरिया, दिल की पारेया, मांगो इचागुटू, सन्नी कोड़ा, चोमन सुंडी और पूजा महतो का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी झारखंड की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेंगे। झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मारे गए और सरेंडर कर चुके नक्सली अब भी शामिल। झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में बड़ी चूक सामने आई है। इस सूची में अब भी कई ऐसे इनामी नक्सली शामिल हैं जो या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके नाम बने रहने से सूची की विश्वसनीयता और वर्तमान स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस समय 58 इनामी नक्सली हैं। हालांकि इस सूची का विश्लेषण करने पर पता चला कि इसमें कई ऐसे नाम हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है या फिर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।